हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो थर्ड चैप्टर था उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को एंड कर लिया था और हम जान गए थे कि ग्लोबलाइजेशन का आउटसोर्सिंग होता है। सर कैसे? ऐसे ही बेटा, जब नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, जब बैरियर्स हटा दिए जाते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे ट्रेड बैरियर्स हटाकर एक मिला जुला कंट्री बनाया जाए, यानी कि सबको एक साथ लाया जाए, बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट किया जाए। तो वहीं पर जब बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो नॉन इम्पॉर्टेंट एरिया के लिए जो हमें ज़रूरतें होंगी ना, वो हम आउटसोर्स कर पाएंगे। आउट का मतलब होता है बाहर और सोर्सिंग का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ बाहर से सोर्स कर लें, दैट इज़ आउटसोर्सिंग। जनरली आईटी इंडस्ट्री इज सीन एज अ मेजर कंट्रीब्यूट टू इंडियाज़ एक्सपोर्ट। तो इंडियाज़ के एक्सपोर्ट में आईटी इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखा गया है। आउटसोर्सिंग रेफर्स टू द हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वर प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री. These services include legal services, computer services, advertisement, security, etc. In other words, outsourcing refers to the contract out some of its activity to a third party which were earlier performed by an organization. कहने का मतलब क्या है कि मैंने आउटसोर्सिंग का मतलब पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था। कुल मिला के ये है कि अगर कोई भी वर्क आप ले रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उसमें कुछ वर्क तो आपका इम्पॉर्टेंट वर्क होगा और कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क होगा। तो जो आपका नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क है, जिस पे आप ध्यान नहीं देना चाहते, वो चीज़ आप आउटसोर्स कर सकते हैं। सपोज़ करो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो उसकी काम मेडिसिन बनाने का है, तो मेडिसिन उसका मेजर इंपॉर्टेंट वर्क है, ना कि उस मेडिसिन की बोतलें बनाना। तो वो बोतल को आउटसोर्स कर सकता है और आउटसोर्सिंग इज़ द आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। इंडिया हैज़ बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। इंडिया को बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल डेस्टिनेशन माना जाता है आउटसोर्सिंग के लिए फॉर मोस्ट ऑफ द एमएनसीज बिकॉज ऑफ। अब देखो इसका कारण है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो इंडिया से आउटसोर्स करती हैं। पहला रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर मिल जाती है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो मैन पावर है बहुत ही कुशल मिल जाती है। इंडिया हैज़ वास्ट स्किल्ड मैन पावर विच एनहेंस द फेथ ऑफ एमएनसी फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. Favorable government policies, MNCs get various type of lucrative offers from the Indian government such as tax holiday, tax concession, etc. Low wage rate and availability of cheap labor in India for skilled work. अब देखो पहला रीज़न क्या है कि हमारे पास लेबर मिल जाती है स्किल्ड, यानी कि बहुत पढ़ी लिखी लेबर हमें आराम से मिल जाती है, जो कुशल है, काम कर सकती है अच्छी तरीके से। दूसरा रीज़न होता है लो वेज रेट, यानी कि जो लेबर मिलती है वो हमें चीप रेट पे मिल जाती है। किस रेट पे मिल जाती है? चीप रेट पे हमें लेबर मिल जाती है। ये भी हमारा एक अच्छा रीज़न है कि लेबर मिलेगी, स्किल्ड मिलेगी और बहुत चीप रेट पे मिलेगी, है ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया फॉर स्किल्ड वर्क, कंसिडरेबल ग्रोथ ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री विच हैज़ प्रोवाइडेड एट कॉम्पिटिटिव स्टैंड इन द वर्ल्ड। जैसे इंडियन बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कंपनीज आर ऑलरेडी गेनिंग प्रोमिनेंस एंड अर्निंग प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज। डेवलप कंट्री, लेकिन आप एक चीज़ समझो कि आपको ये समझ में आ गया हो कि आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट वर्क खुद करके नॉन इंपॉर्टेंट, जो नॉन एरिया इंपॉर्टेंट वर्क है वो आउटसोर्स कर लेना, डेट इज़ आउटसोर्सिंग। लेकिन जो बहुत डेवलप्ड कंट्री होती हैं, जो अपने में विकसित हो चुकी हैं, वो इसका अपोज करती है कि आप आउटसोर्स ना करें। कारण क्या है कि आप इंडिया से मंगवाएंगे आउटसोर्सिंग तो आपको कहीं ना कहीं इंडिया को पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि आउटसोर्सिंग लीड टू आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री टू इंडिया। भाई मैंने मानो अगर मैं यूएसए में रहता हूँ और मैं आउटसोर्स करता हूँ इंडिया से, तो कहीं ना कहीं मुझे इंडिया वालों को पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो आउटसोर्सिंग डेवलप्ड कंट्री बहुत ही ज़्यादा अपोज करती है। पहला रीज़न तो ये है कि उसका फंड जो है वो इंडिया में नहीं, उसके यूएसए में नहीं आएगा, वो फंड आउटफ्लो होगा दूसरी कंट्री में, विच रिड्यूसेस द इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन द टू कंट्रीज़। इससे क्या होगा, हम दूसरी कंट्री को डेवलप करेंगे, हम दूसरी कंट्री को मालदार बनाएंगे आउटसोर्स करके, अपनी कंट्री में कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं दे पाएंगे। सेकंड रीज़न यही है कि आउटसोर्सिंग करने से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रुकता है उसी कंट्री का एंड क्रिएट जॉब इनसिक्योरिटी इन द डेवलप्ड कंट्री। भाई पहला रीज़न तो ये है कि भाई आउटसोर्सिंग अगर आप दूसरे देशों से करोगे तो कहीं ना कहीं उन देशों में रिच बनाते चले जाओगे, मालदार लोग बनते चले जाएंगे और अपने देश में तरक्की नहीं कर पाओगे। दूसरा, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे अपने देश को, आप दूसरे देशों से आउटसोर्स कर रहे हैं, तो आप अपने देश में एम्प्लॉयमेंट कहाँ से दे रहे हैं? आप क्या योगदान दे रहे हैं? तो इसलिए डेवलप्ड कंट्री जनरली आउटसोर्स को अपोज करती हैं। क्लियर हुई बात? अब इसमें जो लास्ट टॉपिक इसमें आता है आपका, वो आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशनों में से एक है, सारे के सारे ट्रेड इन्हीं के सहारे होते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटेंडेड टू सुपरवाइज एंड लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी नाम पड़ा है, याद रखना कि 1948 में प्रायर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले जो इसका नाम हुआ करता था वो गेट हुआ करता था। गेट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ।
तो प्रायर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ दैट इज गेट वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1948 में पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ करता था, 1948 में गेट हुआ करता था जहाँ पे 23 कंट्री एक साथ सम्मिलित रहती थी। गेट was setting up administrator all multinational trade agreement by providing equal opportunity to all countries in the international market। सारी इंटरनेशनल मार्केट में सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वो अपना प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव नेचर पे यानी कि वर्ल्ड ट्रेड पे दिखा सकें। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंड किया गया वो 1995 में किया गया एज अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द गेट। तो गेट को हटा दिया गया। गेट 1948 में बोला जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसको हटाकर 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड एज वेल एज द सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी डील करता था। एट प्रेजेंट ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दे आर 164 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू अवॉइड बाई लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। यानी कि कोई भी कंट्री को अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस, रूल्स, रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। और 164 मेंबर्स कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जुड़े हुए पड़े हैं आज के समय में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानने की ज़रूरत है। और मेजरली इंडिया हैज़ कीप्ड इट कमिटमेंट मेड टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया हैज़ टेक रीजनेबल स्टेप्स टू लिबरेट ट्रेड बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड रिड्यूसिंग टैरिफ रेट्स। ये तो हम जानते हैं कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था इंपोर्ट्स पर और टैक्सेस को भी कम किया गया था और सारी की सारी कमिटमेंट इंडिया मानती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। कुछ मेजर फंक्शन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या है? टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, चाहे आपको बायलेटरल यानी कि 2 कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना हो, चाहे मल्टीलेटरल ट्रेड करना हो, तो थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो आपको जो भी टैरिफ है, टैक्सेस है और नॉन टैरिफ बैरियर्स, इन सबको हटाना पड़ेगा, है ना। टू एस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम इन विच नेशन कैन नॉट प्ले आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। यानी कि रूल बेस्ड एक नियम निर्धारित ट्रेडिंग रिजीम करना पड़ेगा एस्टेब्लिश। जब भी आप ट्रेड करने जाएंगे तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन आप नहीं लगाएंगे, समझ में आई। टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है कि वो प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और सर्विसेज को भी बढ़ाता है। टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, वो कहता है कि वर्ल्ड के रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए बिना वेस्टेज के। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल आपको ट्रेड करने में हेल्प नहीं करता है, एज वेल एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी वो कहता है कि एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रहे, आपके रिसोर्सेज भी अच्छी तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे हो और ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम हो जहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो ट्रेड पर। समझ में आ गया। रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम एस्टेब्लिश करे, है ना। और इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो, चाहे बायलेटरल करो चाहे मल्टीलेटरल ट्रेड करो, है ना। कैसे? बाय थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर। तो मुझे लगता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा कि आज के समय में 164 मेंबर्स जुड़े पड़े हैं। पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में आया, लेकिन पहले 1948 में गेट चलता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सारी की सारी इंटरनेशनल कंट्रीज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानती है अगर उसे ट्रेड करना है इंटरनेशनली। शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता है? तो सम स्कॉलर्स आर ऑफ द व्यू दैट देयर इज़ नो यूज़ फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू बी अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बनना चाहिए। जैसे डेवलपिंग कंट्री है हमारी इंडिया, तो उसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बनना चाहिए। उसका 2 मेजर रीज़न उन्होंने बताए। मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर अमंग द डेवलप्ड नेशन। देखो, ये बहुत ही प्योरली बात है कि बहुत ज़्यादा ट्रेड डेवलप्ड कंट्री से होता है, इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपिंग कंट्री से होता ही नहीं है। सबसे पहला रीज़न है कि इंडिया नहीं बनना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड अगर डेवलप्ड कंट्री से हो रहा है तो डेवलपिंग कंट्री का बन के क्या फ़ायदा मेंबर? डेवलपिंग कंट्री क्या ही फ़ायदा कर लेगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन के? समझ में आया? क्योंकि मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप्ड कंट्री से होता है। सेकंड, डेवलपिंग कंट्रीज़ आर बीइंग चीटेड एज दे आर फोर्स टू ओपन अप देयर मार्केट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड आर नॉट अलाउड एक्सेस टू मार्केट टू ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। कहने का मतलब क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ आर बीइंग चीटेड, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उनको चीट किया जाता है, क्योंकि उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो अपनी ओपन करें मार्केट, एज दे आर फोर्स टू ओपन अप देयर मार्केट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़। वो केवल कहने का मतलब ये है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उन्हें चीट किया जाता है, वो केवल अपनी मार्केट डेवलप्ड कंट्री के लिए खोलें, एंड आर नॉट अलाउड एक्सेस टू मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्री, और उन्हें मार्केट में एक्सेस तक नहीं मिलता है डेवलप्ड कंट्री को।
डेवलप्ड कंट्री के साथ एंड आर नॉट अलाउड एक्सेस टू मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं उनके साथ धोखा किया जाता है। दे आर फोर्स टू ओपन अप देयर मार्केट, उन्हें केवल फोर्स किया जाता है कि वो अपना मार्केट डेवलप्ड कंट्री के लिए ही खोलें और उन्हें डेवलप्ड कंट्री के साथ खड़े होने का भी मौका नहीं मिलता है। एंड आर नॉट अलाउड एक्सेस टू मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री। बात समझ में आया? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे बायलेटरल ट्रेड, मतलब जब दो कंट्रीज़ के साथ ट्रेड हो तो बायलेटरल ट्रेड, जब मोर देन 2 कंट्रीज़ के साथ ट्रेड हो तो मल्टीलेटरल ट्रेड। टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है इम्पोर्ट्स, यानी कि जब हम दूसरे देशों से माल मंगवाते हैं उसको कम करने के लिए जब हम टैरिफ लगाते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, दैट इज़ टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है जब आप टैरिफ के अलावा कोटा लगाते हैं, यानी कि अमाउंट, जब आप क्वांटिटी पे, द बैरियर विच आर इम्पोज्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल कोटा एंड इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। तो टैरिफ के अलावा जो बच गई, जैसे कोटा बच गया या इम्पोर्ट लाइसेंसिंग बच गया, दीज आर द नॉन टैरिफ बैरियर्स। लेकिन टैरिफ बैरियर्स का मतलब क्या है कि आप दूसरे देशों से इम्पोर्ट ना करें तो उसके लिए जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज़ टैरिफ बैरियर्स, लेकिन एक लिमिट लगा देना कि इतने ही अमाउंट का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं, दैट इज़ नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये चैप्टर एंड हो चुका है फाइनली। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है, केवल एक डीमोनेटाइजेशन बचा है। जो डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी है, इसमें बताने का कुछ भी सेंस नहीं है। केवल इतना पता होना चाहिए कि 8 नवंबर 2016 को बीजेपी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी ने रात को आके बोल दिया था कि अब 500,000 रुपये के नोट्स नहीं चलेंगे, दैट इज़ डीमोनेटाइजेशन। ये इसलिए किया था कि हमारे देश में एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सके, यानी कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हो सके, लोग टैक्स की चोरी करना बंद कर दें, ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाए। और एक टॉपिक इसमें जीएसटी का है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हर कोई जानता है कि एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जनरली इसके बारे में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको जानने चाहिए कि 29 मई 2017 को एक पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ और 1 जुलाई 2017 में ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया और जीएसटी इंट्रोडक्शन में आ गई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बस इतनी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी मेजरली तो इसमें 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का आउटकम आउटसोर्सिंग होता है। और लास्ट टॉपिक मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल बेसिस में आपको पढ़ा दिया। ये चैप्टर फाइनली एंड हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर आएंगे और अब जो आगे की 4 चैप्टर है ना, वो मेजरली करंट चैलेंजेस हैं कि आज के समय में इंडियन इकोनॉमी किस चैलेंजेस, किन क्या उसके सामने चुनौतियाँ हैं, यानी कि आज इंडियन इकोनॉमी किस तरीके की चुनौतियां झेल रही है। जैसे गरीबी एक चुनौती है, पॉवर्टी, पर पॉवर्टी चैप्टर कट चुका है। हमारा जो मेजर 4 चैप्टर हैं वो आगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पहला, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और चौथा हमारा चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट। ये चारों ही चैप्टर हमारे देश की करंट सिनेरियो को बता रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी है, ग्रामीण विकास नहीं कर पा रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, एनवायरनमेंट पर्यावरण के साथ खेला जा रहा है ना, और ह्यूमन कैपिटल कि हमारे देश के लोग या तो असेट्स हो सकते हैं, लाइबिलिटी हो सकते हैं, कि वी आर द ह्यूमन कैपिटल। तो हमारे देश में लोगों की क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए। दीज आर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कवर, टेंशन न लें। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको अच्छी वीडियो में ला के देता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।